अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री की नई बुक है इसका चैप्टर नंबर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये लेक्चर नंबर 6 है। तो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को हमने देखा। तो आज हम देखते हैं कि ये कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन करते हैं, यानी कम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। तो आमतौर पर बेटा ये कम्प्लेक्स आयन से क्या मुराद है कि एक ऐसा आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे, दैट इज नोन एज ए कम्प्लेक्स आयन। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। अगर बच्चों आप इसको ब्रेकअप करते हैं, मतलब इसे हीट करते हैं, ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है ये एनहाइड्रस है, मतलब इसमें पानी नहीं है। तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू बच्चों मैग्नीशियम आयन में, प्लस आप क्या कहेंगे, ये सल्फेट आयन के अंदर क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा। दीज आर नाउन एज ए सिंपल आयन। ये जो हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं इसे आपने सिंपल आयन कहते हैं। अब हम क्या करें, इसी मैग्नीशियम सल्फेट को बेटा उठा के पानी के साथ पानी के अंदर डाल दें। ये पूरा साल्ट आप उठाएं और मैग्नीशियम सल्फेट को पानी के अंदर डाल देंगे। तो पानी क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इसको आप कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स बनेगा। ये जो कम्प्लेक्स होगा फिर ये ब्रेकअप होके पानी के अंदर तैर रहा होगा, लेकिन ये कम्प्लेक्स आयन की शक्ल में होगा। तो क्या होगा कि आपके पास ये जो मैग्नीशियम होगा, ये बेटा जो हमारे पास मैग्नीशियम होगा दैट इज नोन एज ए सेंट्रल एटम। इसके इर्द गिर्द 6 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये H2O है, एक आ जाएगा, ये दूसरा बेटा H2O आएगा, ये तीसरा हमारे पास H2O आएगा, ये एक H2O आएगा, और एक H2 बेटा O इधर से आएगा। ये 6 ऑक्सीजन सॉरी 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो मैग्नीशियम को घेर लेंगे। घेरने के बाद करेंगे क्या कि हर ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर जो है, वैसे 2 लोन पेयर मौजूद हैं, तो ये एक एक लोन पेयर जो है ये मैग्नीशियम को देंगे। ये इसको लोन पेयर दे रहा है, ये बेटा इसको लोन पेयर दे रहा है, ये इसको लोन पेयर ये वाला इस इधर से दे रहा है, ये इधर से दे रहा है, ये वाला इधर से दे रहा है, ये बेटा इधर से दे रहा है। तो हर वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो एक एक लोन पेयर जो है वो मैग्नीशियम को देंगे, और इस तरीके से ये जो आपके पास बन जाएगा दैट इज नोन एज ए कम्प्लेक्स आयन। इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा, इसे हम कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। अब इसमें ये जो ऑक्सीजन था इसने जब 2 लोन पेयर दिए तो इट कैन बी शोन बाय ए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बाण बनाएगा इसे आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाण कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाण कह रहे हैं। अब सवाल पैदा हो रहा है कि इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाण क्यों कहते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाण वो होता है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ एक एटम प्रोवाइड करे तो उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाण कहेंगे। अब ये जो सल्फेट था वो बेटा यहाँ पे अटैच हो जाएगा ताकि इसको बैलेंस कर सके। अब ये आयन की शक्ल में पानी में तैर रहे होंगे। ये जो आपको आयन होगा ये मैग्नीशियम आयन मिलेगा, और ये इसे इसलिए आप इसे कम्प्लेक्स आयन कहते हैं कि ये बहुत सारे एटमों से मिलके बना हुआ है। और ये सल्फेट आयन है ये साथ वैसे ही अटैच होता रहेगा ताकि इसके साथ ये इसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके। एक्चुअली बेटा ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये एक्चुअली जो फार्मूला है ये एप्सम सॉल्ट का है, लेकिन एप्सम सॉल्ट के साथ तो 7 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो इसके अंदर तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, एक किधर गया है? तो ये जो एप्सम सॉल्ट होगा इसके अंदर बेटा जो एक मॉलिक्यूल होगा वाटर का, ये 6 इसके साथ यानी मैग्नीशियम के साथ मिल जाते हैं, 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ मिलके क्या बनाएंगे, ये कम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, वो सल्फेट के साथ रहता है, वो इस कम्प्लेक्स के अंदर नहीं आता। ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रही है इन्हें आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो कम्प्लेक्स आयन होगा ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा, और इसको बच्चे आपने कह देते हैं कि ये आपके पास एक कम्प्लेक्स आयन बनेगा, दैट इज आल्सो नोन एज ए कोऑर्डिनेशन आयन। इसे आप कोऑर्डिनेशन आयन भी कहते हैं। चलिए अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। आज हमने करना सिर्फ यही है, हमने ये देखना है जो सेंट्रल एटम होगा इसके साथ कितने मॉलिक्यूल अटैच होंगे। तो हमारे कोर्स के अंदर सिंपल कम्प्लेक्सेस हैं, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होंगे। बहुत मजे का आसान सा टॉपिक है। आपके फाइनल एग्जाम के अंदर या तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब व्हाट इज आपने कहना है कि आपके पास कम्प्लेक्स साइन क्या होगा, आपको यहाँ से समझ आ गई।
एन आइन इन विच ए सेंट्रल एटम दैट इज नोन एज ए सेंट्रल एटम। ये जो मैग्नीशियम होगा इसको बेटा अपने सेंट्रल एटम कहते हैं। इज बाउंडेड टू ए नंबर ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, कि ये जो सेंट्रल एटम है इसको बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज ने बेटा घेरा हुआ है। ये सारे इसको घेर के एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं दे आर नोन एज ए लाइगेंड्स। तो आप इन्हें बेटा लाइगेंड्स का नाम देते हैं या लिगेंड्स कहते हैं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर हर एक मॉलिक्यूल दे रहा है। अब व्हाट इज सेंट्रल एटम? ये जो सेंट्रल एटम होता है इसे आपने लीवस एसिड भी कहते हैं। अब आपने याद रखना है कि लीवस एसिड क्या था, कि ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर कबूल करे दैट इज नोन एज ए लीवस एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे उसे लीवस बेस कहते हैं। ये लीवस ने एसिड और बेस की डेफिनेशन बताई थी हमें। सेंट्रल एटम इज नोन एज ए लीवस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए बेटा इसे लीवस एसिड कहते हैं। इट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिया, ये लीवस एसिड कहलाएगा। ये लाइगेंड्स कहलाता है, इसे आपने लीवस बेसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनी जोड़ा दे रहा, जोड़ा पेयर कहना है, दो इलेक्ट्रॉन की बात करनी है कि मॉलिक्यूल्स या आयन विद ए लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर होंगे दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज ए लाइगेंड्स कहेंगे, या उसे आपने लीवस बेस कहते हैं। आमतौर पर बेटा अब आपके पास ये H2O है, इसके पास यहाँ पे दो लोन पेयर मौजूद हैं, दो, एक ये है और एक बेटा ये है। ये अमोनिया है, एक इसके पास भी बेटा क्या है, लोन पेयर मौजूद है इस अमोनिया के पास। ये जो क्लोरीन है इसके पास भी एक लोन पेयर है, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से हाइड्रोक्साइड आयन के ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर मौजूद है। तो ये लिगेंड्स का काम कर सकते हैं, ये लाइगेंड्स की एग्जांपल है। आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा, विच वन इज ए लाइगेंड, तो आप बताओगे ये सारे लाइगेंड या लिगेंड्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये होते क्या है? आप कहेंगे लीवस बेस। क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम, को एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे रहे होते हैं, इसलिए आप इन्हें लीवस बेस भी कहते हैं। लीवस बेस एक इलेक्ट्रॉन देने वाले को लीवस बेस नहीं कहते, दो इलेक्ट्रॉन देने वाले को लीवस बेस कहते हैं और लाइगेंड्स भी कहते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये देखा, ये जो बॉन्ड है इसको आपने तीर के निशान से ज़ाहिर करते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमेशा आपने एक तीर के निशान से ज़ाहिर करते हैं। ये जो बेटा इसकी टेल होती है ये डोनर की तरफ होगी, और ये जो इसका हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होगा। तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा, दैट इज आल्सो नोन एज ए डेटिव बॉन्ड, इसे आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। ए कोवलेंट बॉन्ड वेयर बोथ इलेक्ट्रॉन इज इन द बॉन्ड कम फ्रॉम द लाइगेंड्स, ये जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइगेंड दे रहा होता है, या इलेक्ट्रॉन डोनर इसे कहेंगे। तो ये बेटा आपके पास जो बॉन्ड बन रहा है ये कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब इसमें एक अहम चीज होती है, उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हैं? 6। हर मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? हर ऑक्सीजन दो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए कि ये 6 यहाँ पे अटैच हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा, क्योंकि एवरी मॉलिक्यूल इसमें दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक पेयर दे रहा है, एक पेयर इसने दिया, एक इसने, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन डोनर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कि आपके पास लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के दरमियान में जितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो आपने याद रखना है कि सेंट्रल एटम और लाइगेंड के दरमियान में ये 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। तो एमसीक्यूज अक्सर ये भी आ सकता है कि कोई एक कम्प्लेक्स आयन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम यूज करते हैं वो 2 होगा, 4 होगा या 6 तक हमारे कोर्स के अंदर शामिल हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। अब ये सवाल पैदा होता है, वाई ग्रुप 2 आयंस फॉर्म कम्प्लेक्सेस, कि ग्रुप 2 के आयंस को क्या मुसीबत पड़ी है ये कम्प्लेक्सेस बनाएं। तो बेटा आमतौर पर ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, हमारा पीरियोडिक टेबल है, अब पीरियोडिक टेबल का ये वाला जो हिस्सा होगा इसे आपने डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। मोस्टली ये कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपके पास किसकी होगी? ट्रांजिशन एलिमेंट की होगी। ट्रांजिशन मेटल्स कॉमनली फॉर्म कम्प्लेक्सेस कैसे बना सकते हैं? क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है फॉर बॉन्डिंग के लिए। आपने याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल इसलिए कम्प्लेक्सेस बनाते हैं क्योंकि उनका एक डी ऑर्बिटल जो होता है वो अवेलेबल है कि यहाँ पे आके आप बॉन्डिंग करें, कम्प्लेक्स बनाएं, तो ड्यू टू अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। अब ग्रुप 2 जो होता है
ग्रुप 2 के जो आयंस होते हैं कैन स्टिल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये भी किसी चीज को खींच रहे होते हैं। मतलब जैसे ये मैग्नीशियम है, ये पानी को खींच रहा होता है, आजा भाई मेरे पास, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये उसको अपनी तरफ खींचता है। इसलिए जब बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो आप उसे कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। ऑल ग्रुप 2 आयंस आर पॉजिटिव 2, जितने भी ग्रुप 2 के ये आपके पास एलिमेंट है सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पॉजिटिव 2 है। देखो जैसे ये ब्रिलियम है, ये पॉजिटिव 2 होगा, ये मैग्नीशियम है, ये भी पॉजिटिव 2 है, कैल्शियम है पॉजिटिव 2 है, स्ट्रोंशियम है पॉजिटिव 2 है, बेरियम है, ये भी बच्चे क्या है पॉजिटिव 2 है। तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा पॉजिटिव 2 होती है। तो इसलिए कम्प्लेक्स जो होता है, जब भी आपने कोई कम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो कम्प्लेक्सिंग डिपेंड स्ट्रांगली और आयनिक साइज, ये ज्यादातर आयनिक साइज पे डिपेंड करता है। द एबिलिटी ऑफ ग्रुप 2, ये ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं इनके जो आयंस होते हैं जब ये कम्प्लेक्स बनाते हैं तो दो बातों पे डिपेंड करते हैं। नंबर एक साइज पे, नंबर दो चार्ज पे। नंबर वन बेटा साइज पे, नंबर दो चार्ज पे। अगर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है तो दूसरे मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर चार्ज ज्यादा है, साइज, अगर चार्ज बेटा सेम है, फॉर एग्जांपल जैसे आप इनको देखना चाहते हैं, हमारी कहानी क्या है, इसे आपने चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज बटा साइज, चार्ज बटा साइज के इसके ऊपर कितना साइज है। जैसे ब्रिलियम के ऊपर का साइज कितना है वो आप बता सकते हैं, ये इससे छोटा है। इसके ऊपर चार्ज कितना है पॉजिटिव 2, जो इसका साइज है नीचे लिखेंगे, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो ज्यादा मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इनमें ब्रिलियम के अंदर ये ताकत ज्यादा होती है क्योंकि ये छोटे साइज का है, चार्ज सबका सेम है, तो ये स्मॉल साइज का, इसके अंदर ज्यादा एबिलिटी है कि वो इन इलेक्ट्रॉन को, इन मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचे और उनके लोन पेयर खींच के अपने साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है बना ले। तो स्मॉलर आयन जो होंगे, जो छोटे आयन होते हैं, हैज है, इनके अंदर ये खसूसियत पाई जाती है हाई चार्ज डेंसिटी। तो इसकी बेटा जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, विच मेक देम अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। जो भी डोनर स्पीशीज होती हैं, मतलब जैसे H2 है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये साथ जोड़ने की कोशिश करेगा जिसका साइज छोटा होगा। ग्रुप 2 के जो आयंस होते हैं हैव ए पॉजिटिव 2 चार्ज, इन सब के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है जो कि आमतौर पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देना चाहते हैं उसके लिए बेटा ये क्या करते हैं, एक अट्रैक्शन पैदा करते हैं, उसको अपने लिए खींच लेते हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बेटा हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, इसलिए आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं। अब हम पहले पहले देखते हैं कि ब्रिलियम, ब्रिलियम जो होता है इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा, ये कैसा कम्प्लेक्स बनाता है। तो आमतौर पर ये बेटा ब्रिलियम जो होगा इसके साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, H2O, 4 वाटर के, सॉरी सॉरी, H2O, तो इसके साथ बेटा 4 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, ये पॉजिटिव 2 बनेगा। अब इसे हम कहते हैं कि ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये 4 होगा। 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो चुके हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। अब सवाल आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है? क्योंकि ब्रिलियम एक छोटा मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये पानी के मॉलिक्यूलों को अट्रैक्ट तो बहुत सारा कर रहा है, ये पानी के मॉलिक्यूल को बेटा अट्रैक्ट तो बहुत सारा कर रहा है, लेकिन इसके पास इतनी जगह नहीं है कि पानी के मॉलिक्यूलों को अपने साथ अटैच कर सकें। ड्यू टू स्मॉल साइज, अट्रैक्शन बहुत है, स्मॉल साइज होने की वजह से इसके साथ सिर्फ 4 वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अटैच होते हैं। अब कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि इसकी शेप कैसी होगी। तो इसकी जो शेप होगी, या तो बच्चों ये टेट्राहेड्रल होगी, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक बेटा इसके साथ इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक इसके साथ बच्चों क्या कर रहा है, इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और एक बच्चों इसके साथ इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी, या तो कोऑर्डिनेशन जिसका 4 होता है उसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी। ब्रिलियम के केस में ये स्ट्रक्चर कैसे होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अगर ये ट्रांजिशन मेटल होता तो ये स्केयर प्लेनर होती, स्केयर प्लेनर। अब हम देखते हैं कि स्केयर प्लेनर कैसे होगी। वो ऐसे होगी जैसे ब्रिलियम है, एक H2O बेटा इधर लगा होता है, एक H2O इधर लगा होता है,
एक H2O इधर होता, एक H2O इधर होता, ये सारे इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दैट इज नाउन एज ए स्केयर, ये इसे हम स्केयर प्लेनर कहते हैं। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव 2 होगा, यहाँ पे भी बेटा क्या होगा, पॉजिटिव 2 होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई है ये स्केयर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी। लेकिन जो बेरिलियम बनाएगा वो हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम की। बेटा ये जो मैग्नीशियम आयन है, या बच्चों ये कैल्शियम आयन है, या ये स्ट्रोंशियम आयन है, या बच्चों ये बेरियम आयन होते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े आयन आते हैं तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मतलब इनके साथ कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये बड़े हैं इसलिए इन सब का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 होगा। फॉर एग्जांपल अगर सॉरी इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो बच्चों 6 होगा। ये जो कैल्शियम आयन है इसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे। ये वाटर के मॉलिक्यूल बेटा इसके साथ कितने अटैच हो जाएंगे, ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बन रही होती है इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अब ये हर ऑक्सीजन जो है वो कैल्शियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये तीन जो चारों जो हमने लिखे हैं 4 के 4 सब के अंदर ये सेम केस होगा, ये वाला जो केस होगा सब के अंदर ये बेटा आपने क्या बता देना है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ऊपर पॉजिटिव 2 बना देंगे। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इसको आप कहते हैं ये ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी ऐसे होगी, ये ऐसे है बेटा, ये स्ट्रक्चर ऐसे है, फिर ये ऊपर है नीचे इधर जा रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं ये ऑक्टाहेड्रल होती है। यानी इसके जो सिरे होते हैं वो 8 बन जाते हैं, 8 कोने बन जाते हैं, इसलिए आप इसे कहते हैं इसकी जो कम्प्लेक्स बन रहा है वो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब ये देखा गया है कि इनका सबका होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा भी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये अगर टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे तो ये जो सेंट्रल एटम की अट्रैक्शन होती है डोनर एटम के साथ वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। मतलब कैल्शियम जो है ये अपने डोनर एटम्स को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, बेरियम जो है इसके अंदर अट्रैक्शन की ताकत बहुत कम हो चुकी होती है। टॉप से बॉटम की तरफ चलते हुए ये हमारे पास क्या होगा, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन ग्रुप 2 आयंस के दरमियान में और वाटर के दरमियान में बच्चों ये डिक्रीज हो चुकी होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी गई है जिसे हम कहते हैं ईडीटीए। ईडीटीए क्या होता है, इसे हम कहते हैं एथिलीन। तो इसे बेटा आप कहते हैं ये आपके पास एक केमिकल होगा, इसे आप कहते हैं एथिलीन डाई अमाइन, ये डाई अमाइन होगा। नेक्स्ट बेटा आप इसे कहते हैं टेट्रा एस्टिक एसिड, टेट्रा एस्टिक एसिड। तो ये भी आमतौर पर क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम के साथ जो है वो चिलेशन करता है। चिलेशन क्या होता है कि जब आपके पास पहले हम ईडीटीए की बेटा स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, देखिए ये आपके पास होगा एथिलीन। एथिलीन क्या होगा, इसमें 2 CH2 होंगे, एक CH2 इधर होगा, एक CH2 इधर होगा, इसे हम कहेंगे एथिलीन। आपने अब इसके साथ क्या लगा देना है, NH2 यहाँ पे लगा दें, एक NH2 बेटा इधर लगा दें, तो इसे हम कहेंगे एथिलीन डाई अमाइन, एथिलीन डाई अमाइन। अब इस H को खत्म करके आपने टेट्रा 4 एस्टिक एसिड लगाने हैं, तो एक बच्चों आपने एस्टिक एसिड इधर लगा दिया, ये आपके पास एक एस्टिक एसिड। फिर इस H को खत्म करके यहाँ पे भी आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया, ये डाई हो गया। फिर आपने इस H को खत्म किया, नाइट्रोजन को नहीं करना, ये बच्चे आपके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप आपने इधर लगा दिया और फिर इस H को भी खत्म कर दिया और एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो हम इधर लगा देते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये एथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एस्टिक एसिड होता है, दैट इज नोन एज ए ईडीटीए। इसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, ईडीटीए कहते हैं। ईडीटीए क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ चिलेशन करता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज चिलेशन। अब होगा क्या, जब ये पानी के अंदर जाएगा, कौन जाएगा, ये आपके पास टेट्रा एस्टिक एसिड आएगा, तो क्या करेगा, ये अपने 4 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, 4 हाइड्रोजन रिलीज कर देगा पानी को, एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, एक ये चला जाएगा। चले समझें, ये 4 के 4 जो होते हैं यहाँ से आपके पास क्या होगा, ये H चले गए, कितने चले गए बेटा, 4। अब हर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर पानी के अंदर कैल्शियम मौजूद होगा तो ये चारों, 2 ये साइडें होती हैं, 2 ये साइडें हैं और 4 ये हैं,
ये 6 के 6 मिलके कैल्शियम के साथ एक कम्प्लेक्स बना देंगे और इस तरीके से ये जो कम्प्लेक्स होगा दैट इज कॉल्ड चिलेशन। तो आप क्या कहेंगे इसको, आप डेफिनेशन, ये जो आपको लाइगेंड नजर आ रहा है ये है तो एक ही, लेकिन ये पॉलीडेंटेट है, जहां से भी कैल्शियम के साथ जुड़ेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। तो अब आप इसे डिफाइन करते हैं, व्हेन जब ए पॉलीडेंटेट, पोली कहते हैं ज्यादा को, व्हेन ए पॉलीडेंटेट, डेंटेट कहते हैं दांत को, व्हेन ए पॉलीडेंटेट लाइगेंड, जब एक पॉलीडेंटेट लाइगेंड जो होगा इज अटैच्ड, ये क्या करेगा बच्चों, अपने आप को अटैच करेगा किसके साथ, टू ए सेंट्रल एटम, टू ए सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जब ये अपने आप को अटैच करेगा तो क्या होगा, ए रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, ए रिंग लाइक, एक रिंग लाइक जो होती है वो आपके पास क्या होगी, स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी इज कॉल्ड चिलेशन, इज कॉल्ड चिलेट्स, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है इसे आप चिलेट्स कहते हैं, बट दैट प्रोसेस नोन एज ए चिलेशन, आपने इसे प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, ये चिलेशन कहेंगे। अब ये कैसे बनेगा, देखिए जैसे ये कैल्शियम होगा, ये इसको एक लोन पेयर ये नाइट्रोजन दे रहा है, ये दे रहा है, फिर ये वाला ऑक्सीजन भी इसको देगा, ये ऑक्सीजन भी इसको देगा, ये वाला भी इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला भी बेटा इसके साथ जुड़ेगा, तो इस तरीके से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। ये सारे जो है एक रिंग लाइक सा बन जाएगा, सारे अटैच हो जाएंगे, एक रिंग की तरह ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, इसलिए आप इसे क्या कहते हैं, चिलेशन कहते हैं। अब ये हमारे पास बात आती है कि ईडीटीए को आप यूज क्या करते हैं। आमतौर पर बेटा हमारा जो पानी होगा, वाटर होगा, बाजू का ये पानी हार्ड होता है, हार्ड, ये सख्त होता है। पानी हार्ड क्यों होता है, तो सम टाइम इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन आ जाते हैं। अगर पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन आ जाएं तो वो वाटर हार्ड हो जाएगा, उसे आप सख्त पानी कहते हैं। तो क्या करेंगे कि इसके अंदर बेटा ईडीटीए को डालेंगे, ईडीटीए, ईडीटीए क्या करेगा, इन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये कम्प्लेक्स बना देगा और फिर ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप यहाँ से छान लोगे। अब जो पानी है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम चले गए हैं, ईडीटीए ने कम्प्लेक्स बना के उसको निकाल दिए हैं और वो पानी जो होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, अब वो पीने के काबिल है, आप उस पानी को पी सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो हम इस रिएक्शन को बेटा लिख लेते हैं कि किस तरीके से ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही आपने ईडीटीए को पानी में डालोगे तो ये 4 हाइड्रोजन अपने क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो आपके पास पानी के अंदर क्या चीज मौजूद है, ये कैल्शियम आयन मौजूद है। अब ईडीटीए ने जब 4 अपने क्या कर दिए, ईडीटीए जब 4 हाइड्रोजन बेटा लूज कर देगा तो चारों ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए आप इसे लिखेंगे -4, यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्वस, ए क्यू लिखोगे। अब इसने बना देना है बेटा कम्प्लेक्स, ये ब्रैकेट लिखोगे, यहाँ पे कैल्शियम होगा, छोटी ब्रैकेट है, ये फिर बेटा क्या कर देंगे, ईडीटीए, ईडीटीए करेंगे और इसके साथ ऊपर क्या होगा, अब देखो ये जम्मा 2 है, ये -4 है, बाकी चार्ज कितना बन जाएगा, -2 बन जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, एक कम्प्लेक्स बनेगा और इसी चीज से की वजह से वो जो पानी हमारा हार्ड हो चुका था अब वो सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, पीने के काबिल हो जाएगा। इसके अलावा बेटा ईडीटीए और भी बहुत ज्यादा इस्तेमालात इसके होते हैं। फॉर एग्जांपल बाजुकात ईडीटीए को बॉडी के अंदर भी भेजा जाता है, यानी हम हमारी मेडिसिन के अंदर भी डाला जाता है। अगर हमारे जिस्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक, टॉक्सिक कहते हैं जहरीले, कोई टॉक्सिक मेटल आ जाते हैं तो ईडीटीए जाके उनके साथ, इंक्लूडिंग दी कैल्शियम, कैल्शियम को भी समझें कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो जाए तो ये टॉक्सिक हो जाएगा, एक खास मिकदार इसके अंदर रहनी चाहिए, अगर ये मिकदार ज्यादा हो गया तो ये टॉक्सिक होगा। तो ईडीटीए क्या करता है कि इन टॉक्सिक मटेरियल को बेटा क्या करेगा, बॉडी के अंदर से रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा, बाय फॉर्मिंग दी चिलेशन, ये इनके साथ चिलेशन बनाएगा, चिलेट्स का प्रोसेस करेगा, कम्प्लेक्सेस बनाएगा और इस तरीके से ये जो टॉक्सिक मेटल होते हैं इनको बॉडी से बाहर निकालने में अहम किरदार अदा करेगा। अब बेटा हमारे पास ना क्विक चेक आ रहा है 17.3 का तीसरा क्विक चेक है। वाई, ये हमें कहना चाहता है मैग्नीशियम सल्फेट इजीली डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, लेकिन बेरियम सल्फेट आसानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता। तो इसको आपने बड़ी हमने तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर।
तो आप कहोगे ये जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ये इसलिए इजीली डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो कम होगी, जबकि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए बेटा ये टूट के पानी के अंदर जल्दी हल हो जाएगा। बेरियम सल्फेट जो होगा इसका उलट होगा कि ये जो बेरियम सल्फेट है इसमें हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए ये पानी में हल नहीं होगा। हाउ डज लेटेस्ट एनर्जी इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2? अब लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है जी कि अगर कोई भी आपके पास ग्रुप 2 का कोई भी मेंबर है, उसका कोई साल्ट है, अगर वो जल्दी टूट जाएगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी लेटेस्ट एनर्जी कम है, वो पानी में जल्दी हल हो जाएगा। मतलब हाइड्रो ऑक्साइड्स को देखें, हाइड्रो ऑक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनकी लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है बेटा? डिक्रीज होती है। अगर आप सल्फेट को देखते हैं तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि उनकी लेटेस्ट एनर्जी बेटा टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ेगी। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये मोर स्टेबल है, जबकि स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो लेस स्टेबल है। वाई? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्यों मोर स्टेबल है? ये पानी में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, थोड़ा हल होता है, क्योंकि इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो बच्चों ज्यादा है और जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम है, इसलिए ये स्टेबल है। जबकि स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये ज्यादा है, जबकि लेटेस्ट एनर्जी जो है ये कम है, इसलिए वो उसके अंदर क्या होगा? जल्दी पानी के अंदर बेटा डिसॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको पसंद आई हुई होगी, तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।